नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर बातचीत करने जा रहे हैं। उस पर आज हमारा व्याख्यान आधारित है। इसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई और इतिहास लेखन किस तरह से किया गया और उसमें क्या क्या दृष्टियाँ अपनाई गई। वैसे इतिहास लेखन की जो परंपरा होती है वो लगातार चलती रहती है, क्योंकि समय बदलता रहता है, कालक्रम बदलता रहता है और इतिहास भी बदलता रहता है। तो इस तरह इतिहास लेखन लगातार चलता रहता है। तो जो इसमें जो शब्द है साहित्य इतिहास, इसमें दो शब्द हैं, साहित्य और इतिहास, यानी आपको और हिंदी, यानी आपको यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार लिखा गया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बातचीत करूं, आप ये अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा या कभी इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो, और वैसे भी आम रूप में भी ये हम जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है कि जो अतीत में जो घटनाएं घट गई हैं उनको देखना, उनका अवलोकन करना, उनका मूल्यांकन करना और उस समय की परिस्थिति के बारे में जानना। यानी जब आप किसी युग का, आप किसी परिप्रेक्ष्य का, आप किसी घटना का इतिहास लिख रहे होते हैं तो जो सबसे प्रमुख जो बात होती है वो होती है कि आपके पास उस समय के तथ्य होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको तथ्य ही इकट्ठा करना होगा, क्योंकि बिना तथ्य इकट्ठा किए इतिहास तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो जैसे जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया गया तो सबसे पहले तथ्यों की खोज की गई, क्योंकि आरंभ में जब तथ्य संग्रह किए जा रहे थे उस समय हिंदी साहित्य का कोई इतिहास तो था नहीं। तो तथ्य संग्रह आरंभ में किए गए, जैसे राजस्थान के पुस्तकालयों में और राजस्थान में बहुत जगह पर जब खोज की गई तो पृथ्वी रासो और रासो काव्य मिले, अपभ्रंश के ग्रंथ मिले राजस्थान में, बहुत सारे पुराने जितने भी आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें से अधिकांश जो रचनाएं हैं वो राजस्थान में मिली। तो पहले तो यही खोज की गई। उसके बाद फिर जैसे मिथिला में विद्यापति थे तो विद्यापति पदावली सामने आई, कीर्तिलता कीर्ति पताका सामने। तो इस तरह धीरे धीरे तथ्य सामने आए। भक्ति कालीन कवियों, रीतिकालीन कवियों के बारे में इतिहासकारों ने या कहिए तथ्य संग्रहकर्ताओं ने, डॉक्यूमेंटेशन तथ्य संग्रह एक बहुत बड़ा कदम होता है और आधार वही होता है किसी इतिहास लेखन का। और जब तथ्य संग्रहित हो जाता है तो अब इतिहास किस तरह से लिखा जाए ये इतिहास लेखन पर और इतिहास लेखक पर निर्भर करता है, और वो कौन सा इतिहास दर्शन अपनाता है, कौन सी इतिहास दृष्टि अपनाता है और तब इतिहास लेखन कैसे करता है। जैसे औपनिवेशिक काल में जब भारत का इतिहास जब अंग्रेज़ों ने लिखा तो वो अपनी दृष्टि से लिखा और उन्होंने इसलिए ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारत हमेशा से गुलाम ही रहा है और इसलिए जो हम उन पर राज्य कर रहे हैं तो कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि वो गुलाम रहना भारत की नियति है। तो वो इस तरह से दिखा रहे थे कि पहले मुगलों के गुलाम थे, उसके पहले आर्यों के गुलाम थे, उसके बाद में अंग्रेजों के गुलाम हुए, तो बड़ी ही सीधी परंपरा हुई। उसी तरह जब भारतीय इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं थे। हाँ, ये ठीक है कि सत्ताएं बदली, लेकिन इतिहास केवल राजाओं का इतिहास नहीं होता। पहले राजाओं का इतिहास ही केवल लिखा गया, लेकिन बाद में जो आधुनिक इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि नहीं, राजाओं का इतिहास नहीं, जनता का इतिहास हम लिखेंगे। और
इस तरह से हिंदी में भी इसी तरह का दृष्टिकोण आया। आइए हम शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू होती है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा 1568 में रचित 84 वैष्णव एवं 252 वैष्णवों की वार्ता। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। तो इसमें भक्तिकालीन और भक्तिकाल से पूर्व भी जो वैष्णव कवि लगातार लिख रहे थे उनकी कविताओं को ढूंढा गया और उनकी रचनाओं का उल्लेख किया गया। तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। जो भी भक्ति कार्य पर कार्य करते हैं उनको ये ग्रंथ, और अगर इतिहास लिखना है या अतीत के बारे में जानना है तो उनको ये ग्रंथ देखना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ग्रंथ जो उसके थोड़े दिन बाद आया 1585 में, तो भक्तमाल नामक ग्रंथ आया। नाभादास एक बहुत बड़े भक्त कवि थे। उन्होंने 108 छप्पय के छंदों में वैष्णव भक्तों का परिचय दिया। तो देखिए धीरे धीरे तथ्य संग्रह हो रहे थे। अभी तक तो इधर उधर तथ्य बिखरे हुए थे, लेकिन एक प्रवृत्ति मिल रही है कि किस तरह से वैष्णवों की वार्ता और भक्तमाल से एक जगह तथ्य इकट्ठे होने शुरू हो गए। और जब एक जगह तथ्य इकट्ठे शुरू हो जाने होते हैं तब असल में इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू होती। 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब संकलित हो गया था और उसमें गुरु अर्जुन देव, नानक, कबीर, रैदास, नामदेव और इन्हीं प्रकार के जो भक्त कवि थे उस 16 संतों की वाणियाँ उसमें संकलित है। तो ये भी संकलन बड़ा महत्वपूर्ण हुआ 1604 ईस्वी में। उसके बाद 1630 में गोसाई चरित, ये बाबा बेनी माधव दास थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्त लिखा। ये पहला जीवन वृत्त है गोसाई तुलसीदास का, और दोहा, चौपाई और दोहा में ये लिखा हुआ है। 1641 में ध्रुवदास नामक एक भक्त ने भक्त नामावली की रचना की और इसमें 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया। उसके बाद 1655 ईस्वी में लगभग 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध 75 कवियों की कविताएं इसमें संकलित हैं। एक और ग्रंथ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है कालिदास हजारा। ये 1718 ईस्वी में यह ग्रंथ संग्रहित किया गया और इसके लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी जी, और इन्होंने 14वीं शताब्दी के अंत से लेकर और 16वीं शताब्दी के आरंभ तक के 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन किया। तो बहुत बड़ा फलक, बहुत बड़ा समय इन्होंने लिया। 14वीं शताब्दी का अंत और 16वीं शताब्दी का अंत, 16वीं शताब्दी का आरंभ, लगभग भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों को काफ़ी हद तक इन्होंने समेटा, ज़्यादातर भक्ति काव्य। भिखारीदास ने काव्य निर्णय 1741 ईस्वी में लिखा और उन्होंने अपने अनेक कवियों का, उन्होंने अपने समकालीनों का, अपने पूर्ववर्ती कई कवियों का परिचय दिया। 1746 में सतकवि गिरा विलास नामक रचना रची गई और इसमें रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं जैसे केशवदास, चिंतामणि, मथुराम और बिहारी के बारे में, और ऐसे ही 17 कवियों के बारे में पहली बार ये एक जगह इस सतकवि गिरा विलास में 1746 में रीतिकालीन कवियों के बारे में, रीतिकालीन कविताओं के बारे में तथ्य संग्रहित हुए। तो देखिए किस प्रकार से भक्तिकाल
की सामग्री इकट्ठी की जा रही थी, रीतिकाल की सामग्री इकट्ठी की जा रही थी, जो बाद के आने वाले इतिहास लेखकों ने इन तथ्यों का उपयोग किया। एक कवि नामावली 1753 में आई, इसमें 10 भक्त कवियों का जिक्र किया गया है। विद्वन्मोद तरंगिणी ये 1817 में रची गई और इसके लेखक हैं सुब्बा सिंह, और 45 कवियों की भक्त और रीति कवियों की कविताओं का संकलन इसमें किया गया। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम ये 1843 ईस्वी में संग्रहित किया गया और इसमें 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों की चर्चा है और कृष्ण धारा के कवियों पर काम करने के लिए ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी। 1648 में श्रृंगार संग्रह नाम का एक संग्रह निकला, जिसमें 125 श्रृंगारिक कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। रीतिकाल के लिए ये बहुत आवश्यक है। रस चंद्रोदय 1563 ईस्वी में ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संकलन किया। बुंदेलखंड की साहित्यिक कवियों की कविताएं इसमें शामिल हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे कवियों ने तथ्यों का संग्रहण किया, जो इतिहास लेखन की पहली सीढ़ी होती है। फिर 1932 में कर्नल टॉड ने राजस्थान के चारणों की रचनाओं का संग्रह किया 1932 में। और फिर एक ग्रंथ आया हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म 1883 में, उसमें भी कई कवियों का संग्रहण किया गया। 1918 से लेकर 1931 के बीच नागरी प्रचारणी सभा की एक खोज रिपोर्ट निकली और उस खोज रिपोर्ट में जो हिंदी के जो अज्ञात कवि हैं और लेखकों का परिचय दिया गया, जिनके बारे में अभी तक मालूम नहीं था, उनका परिचय दिया गया और काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन हुआ और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और डॉक्टर हीरालाल ने मिलकर इसका संग्रह किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ हिंदी साहित्य के लेखन में। वेस्टकॉट ने कबीर पर आधारित एक पुस्तक लिखी 1907 में, कबीर एंड द कबीर पंथ। उसमें कबीर और कबीर पंथियों के बारे में अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा खोजबीन की गई और ये बहुत तथ्यात्मक कृति है। फिर मैकॉलिन नाम के एक अंग्रेज लेखक ने 1908 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन लिखा और इसमें सिख जो संत थे उनकी कविताएं संग्रहित की गई हैं, उनके बारे में बातचीत की गई। फिर एक मैकेनिक नाम का एक लेखक था अंग्रेज 1905 में, उसने इंडियन थीज्म नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें भी जो हिंदी के कवि हैं और हिंदी के रचनाकार हैं उनके बारे में उसने विचार किया। फिर डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने 1907 ईस्वी में ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग वर्डिक एंड हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट खोजे, बहुत सारी पांडुलिपियाँ खोजी और उसका एक लंबा चौड़ा दस्तावेज उन्होंने बनाया। 1920 में फखरुल नाम के एक लेखक ने एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया लिखा। उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ थे भारत के उनकी चर्चा की गई, उनका उल्लेख किया गया। ब्रिंग्स नामक लेखक ने 1898 में गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज करके एक कृति लिखी और इसमें नाथ संप्रदाय पर काफ़ी सामग्री मिलती है। तो इस तरह से जब इतिहास लेखन की
परंपरा शुरू हुई तो उस समय ये इतनी सामग्री उपलब्ध थी। इसी समय लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में गारसा द तासी नाम का एक फ्रेंच विद्वान था। उसने एक किताब लिखी जिसका पहला भाग 1839 में आया, दूसरा भाग 1847 में आया और इसे फिर 3 खंडों में विभाजित करके सिलसिलेवार ढंग से लगाया गया 1871 में, और इसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई। फ्रांसीसी में लिखी गई ये रचना अंग्रेजी में अनुवाद होके फिर हम लोगों के पास आई, और इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण है। वर्ण क्रमानुसार उनका विवरण दिया गया है, और ये एक तरह से हिंदी काव्य का इतिहास है। ये हिंदी का पहला साहित्य का इतिहास हम कर सकते हैं जिसमें कवियों के रचनाकाल का एक वर्णक्रम के अनुसार से इसका उल्लेख किया गया है। अभी तक जितने भी संकलन जिनका जिक्र मैंने किया, अभी ये कालक्रम के अनुसार उसका चित्रण नहीं किया। तो कालक्रम की जो अवधारणा है, उस कालक्रम की अवधारणा को सबसे पहले गारसा द तासी ने लागू किया। इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई मतलब कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। तो उसमें पहली बार इतिहास के रूप में, पर इतिहास का एक ये भी होता है कि जब हम इतिहास लिखने जाते हैं तो एक क्रम हो, जिस साहित्य का हम उल्लेख कर रहे हैं उसका एक क्रम हो कि कौन किस समय लिखा गया है। क्योंकि इतिहास में अगर काल का व्यतिक्रम हो गया तो फिर इतिहास गलत हो जाएगा। यानी पहले हम 15वीं शताब्दी की चर्चा करेंगे, तब 16वीं शताब्दी की चर्चा करेंगे, तब 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी। अब इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले 20वीं शताब्दी की चर्चा कर दें और अंत में 13वीं शताब्दी की चर्चा कर दें। इतिहास में एक कालक्रम होता है और इस कालक्रम का पालन किया गया, और ख़ास तौर पर कवियों के रचना काल के आधार पर भी बांटा गया, और उसके बाद वर्ण क्रम के अनुसार भी कवियों को बांटा गया। और निश्चित रूप से ये वर्ण क्रम जो थे अंग्रेजी के वर्ण क्रम थे। उसके बाद जो एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, जो इतिहास लेखन की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है, और ये इतिहास लेखन में एक आगे बढ़ा हुआ कदम था। शिवसिर सेंगर एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। 1883 में उन्होंने शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें 1000 भाषा के कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए। और सबसे बड़ी बात कि जिन जिन कवियों का इन्होंने उदाहरण दिया, उनकी रचनाओं का उल्लेख किया, उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके जन्म काल के बारे में और उनके रचना काल के बारे में मौलिक ग्रंथों को देखकर और प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर यह सब स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो एक हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इतिहास की ओर, इतिहास लेखन की ओर। जब हमें साहित्यकार, क्योंकि कब कौन सी कृति लिखी गई यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कालक्रम का अंतर हो गया तो उसके मूल्यांकन में भी बाद में फर्क पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि तुलसीदास का रामचरितमानस मध्यकाल के दौरान लिखा गया या आदिकाल के दौरान लिखा गया, उसके पूरे के पूरे उसमें जो जिन घटनाओं का वर्णन है, वो घटनाएं तो बहुत पुरानी है, लेकिन जिस प्रकार से भक्ति भाव से उसमें राम की वंदना की गई है,
राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है। और जो सामाजिक स्थितियां हैं, जैसे स्त्री के बारे में ही, उसमें कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, कई जगहों का वर्णन किया गया है। भाषा में मध्यकाल की जो भाषा है, केवल अवधी ही नहीं, बल्कि उसमें संस्कृत भी है, उसमें अरबी भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें ब्रज भी, सब तरह की भाषाएं उसमें मिली है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग उसमें हुआ है। तो जो साहित्य का इतिहास होता है, वो भाषा का भी इतिहास होता है, यानी कौन सी रचना किस समय लिखी गई, तो उससे हम निर्धारित कर सकते हैं बाद में कि उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय साहित्य की स्थिति कैसी थी, उसमें भाषा की स्थिति कैसी थी। लेकिन यदि इसका प्लेसमेंट अलग से हो जाए, अगर 1600 की जगह 1300 या 1200 ईस्वी की रचना उसे बता दें, तब उसकी समझ में फर्क हो जाएगा। इसलिए सही इतिहास लेखन के लिए सही काल बोध का होना बहुत जरूरी है। और यह काल बोध इतिहास लेखन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अतीत को देखते हैं और अतीत से लाई हुई वस्तु का जन्म कब हुआ, का उत्थान कब हुआ, कविता कब लिखी गई, कब यह रचना हुई, तो इससे यह जानने में सुविधा होगी कि उस पूरे के पूरे काल की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी, कवि की मानसिकता क्या थी, वह किस दृष्टि से देख रहा था। और उसी के आधार पर जब आगे इतिहास लेखन होगा, जिसमें मैंने बताया था, जिसमें इतिहास दृष्टि की बात होगी, इतिहास दर्शन की बात होगी, तब जो इतिहासकार है वह अपनी दृष्टि को वहां केंद्रित करेगा और फिर यह लिखने की कोशिश करेगा कि वहां ऐसा क्यों हो रहा था। इतिहास केवल वर्णन नहीं होता, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं होता, केवल तथ्यों का संकलन नहीं होता है, केवल कौन कविता कब लिखी गई इसी का विवरण नहीं होता है, बल्कि यह कविता क्यों लिखी गई, उसी समय इस प्रकार की कविताएं क्यों लिखी गई, उसी समय इस तरह का साहित्य क्यों रचा गया, इसका वर्णन जरूर इतिहास में होता है। और इतिहास में हम कई दृष्टियां आ सकती हैं, जिसका बाद में हम अभी इसी व्याख्यान में उल्लेख करेंगे। ऐसे एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका में 1888 में ग्रियर्सन का एक लेख प्रकाशित हुआ, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ग्रियर्सन ने बहुत ही विस्तार के साथ कवियों और लेखकों का विवरण क्रमानुसार प्रस्तुत किया, काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया उनका। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने पहली बार जो भारतीय, जो हिंदी साहित्य है, जो देसी भाषाएं हैं यहाँ की, उन देशी भाषाओं का काल विभाजन किया और उन्हें प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा। तो इतिहास की दो बातें और इतिहास लेखन में आ गई, प्रवृत्तियां और काल विभाजन। अभी तक काल विभाजन नहीं हुआ था, अभी तक प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन नहीं हुआ था, अभी कवियों को संग्रहित किया जा रहा था, काल स्थापित किया जा रहा था। लेकिन अब आगे बढ़कर उसका कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया। और ये वर्गीकरण किया जाना इतिहास लेखन में, जिसको हिस्टोग्राफी भी कहते हैं, इतिहास लेखन की परंपरा में इस काल क्रमानुसार वर्गीकरण का बहुत महत्व होता है। और वर्गीकरण के लिए भी इतिहासकार के पास एक दृष्टि होनी चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसकी भी चर्चा हम लोग आज। काल विभाजन जरूरी है, इतिहास को अलग अलग खंडों में बांट, इसीलिए आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल कहते हैं। आदिकाल क्यों कहते हैं?
प्रारंभिक काल क्यों कहते हैं, बीज वपन काल क्यों कहते हैं, अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में जब नामकरण और काल विभाजन पर हम बात करेंगे तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये जरूरी है इतिहास के लिए, इतिहास को जानने के लिए, साहित्य के विकास को जानने के लिए, प्रवृत्तियों के विकास को जानने के लिए। इतिहासकार पूरे काल खंड को अलग अलग कालों में विभक्त करता है ताकि उस समय की प्रवृत्तियों को समझ सके, उस समय की जमीनी स्थिति को समझ सके, उस समय के साहित्य को समझ सके। क्यों एक समय भक्ति काव्य ही ज्यादा लिखा गया, क्यों एक समय में रीति काव्य ही लिखा गया, क्यों एक समय में सब तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी, वीर काव्य भी था, श्रृंगार काव्य भी था। क्यों एक जगह आके बिल्कुल अलग ढंग की रचनाएं लिखी जाने लगी, जिसमें राष्ट्र की बात की जाने लगी, जिसमें अपने समय स्त्रियों की अलग ढंग से व्याख्या की जाने लगी। तो ये सब पहचानने में हमें मदद मिलता है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज ग्रियर्सन ने, चूंकि वो उर्दू और हिंदी दोनों के विद्वान, भाषा के विकास पर बात की, भाषा का विकास उन्होंने किया। और उनका जो प्रत्येक अध्याय जो है जिसमें उन्होंने विभाजित किया वह काल सूचक। तो इस प्रकार एक इतिहास, ग्रियर्सन ने इतिहास गढ़ने का जो प्रारंभिक अध्याय होता है वो शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में, अपने इतिहास में की पुस्तक में उन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी और ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया है, जिसके कारण इस प्रकार का साहित्य एक कालखंड में लिखा गया। उन्होंने क्यों ये साहित्य लिखा गया, एक कालखंड में एक खास तरह का साहित्य क्यों लिखा गया, उसकी भी खोज, प्रेरणा स्रोत, साहित्य का प्रेरणा स्रोत क्या था, उसे भी खोजने का प्रयत्न किया। और उन्होंने ही नाम दिया चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, जिसे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी नजर इतनी पैनी थी कि उन्होंने पहली बार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना, माने सबसे बेहतरीन युग माना, जिसमें सबसे अच्छी रचनाएं हुई। तो उनकी जो ऐतिहासिक व्याख्या थी वो बहुत सूक्ष्म और उस समय के लिए बहुत प्रामाणिक थी। और इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का यह पहला इतिहास प्रेरणा स्रोत बना। और मिश्र बंधुओं ने उसके बाद 5000 कवियों का विवरण दिया, और इन्होंने विवरण दिया कवियों का, और इन्होंने 8 कालखंड बनाए। तो मिश्र बंधुओं ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की, और ये 4 भाग निकाले। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934। ये भी तथ्य संग्रह के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी इतिहास की संज्ञा शायद हम न दें। ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो सबसे सार्थक और मुकम्मल प्रयास किया वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1929 में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास सामने आया। वे शिक्षक थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो उनके सामने जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ाना था तो उनके सामने कोई ग्रंथ न थे। तो उन्होंने फिर जिन ग्रंथों का मैंने उल्लेख किया, भक्तमाल और भी जितने भी ग्रंथों का, 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता, उन सबको गार्सदत्ता से ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद, सरोज
सेंगर, कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको उन्होंने अपने सामने इकट्ठा किया, यानी तथ्य को इकट्ठा किया और विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे, लिखने भी लगे। और सबसे पहले 1929 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये इतिहास के तौर पर आया। और जो सबसे बड़ी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही, और इनकी इसी दृष्टि के कायल हैं आज तक के साहित्य के इतिहासकार, जो इतिहासकार लिखते हैं या जो आलोचना करते हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई भी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने किसी साहित्य को दरबारी साहित्य नहीं कहा। ये नहीं कहा कि दरबार से ही प्रेरणा मिलती, उन्होंने कहा कि जनता प्रेरित करती और जनता का सिंचित प्रतिबिंब ही साहित्य होता है। और जो इतिहास लेखक इस साहित्य के इतिहास के लेखन के माध्यम से जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास लिखता है, वही वैज्ञानिक और सुचिंतित इतिहास लिख सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों का लंबा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास का खंड निर्धारित किया, नाम रखा आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल। और उन्होंने भक्ति काल के 2 और शाखाएं इंगित की, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। 4 उसके अलग अलग पहचान बताई और इस प्रकार भक्ति काल को समझने के लिए एक नया रास्ता हमें दिया। उन्होंने रीतिकाल की कविताओं का मूल्यांकन किया, उसका साहित्यिक मूल्यांकन किया और अपने इतिहास में भी उसको स्थान दिया। और जहाँ जहाँ उन्हें जनता की चित्तवृत्ति का एक अवलोकन नहीं मिलता था, उसकी आलोचना की, रीतिकाल की आलोचना की, भक्ति काल की बहुत प्रशंसा की। इसीलिए तुलसीदास उनके प्रिय कवि। और उसके बाद उन्होंने आधुनिक काल तक उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया और उन्होंने अपने इतिहास लेखन में संक्षेप में कवियों की भी सूचनाएं दी, उनकी रचनाओं की भी सूचनाएं दी। लेकिन उनके इतिहास का की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह विशेषता है कि उन्होंने उसको एक ऐतिहासिक दृष्टि से, एक अवलोकन बिंदु से देखने की कोशिश की और जो जनता की चित्तवृत्ति है उस जनता की चित्तवृत्ति की कसौटी पर कसने की कोशिश की और उस प्रकार उनका इतिहास बना। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन और संत काव्य परंपरा पर तो काम किया ही, आदिकालीन साहित्य पर भी बहुत काम किया और अपने लेख हिंदी साहित्य का आदिकाल पर विस्तार से उन्होंने रासो काव्य की चर्चा की। रासो काव्य को कैसे पहचाना जाए, प्रामाणिकता को लेकर, पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता को लेकर बहुत चर्चा हुई। कौन सा अंश प्रामाणिक है, कौन सा अंश प्रामाणिक नहीं है, विद्यापति पर उन्होंने बात की। तो इस प्रकार उन्होंने साहित्यकारों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से उन्होंने उस समय की प्रवृत्ति को पहचानने की कोशिश की और परंपरा से साहित्य को जोड़ा। जहां रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्तियों की बात कर रहे थे, वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा
परंपरा के साथ साहित्य को जोड़ा, भक्ति काल को परंपरा से जोड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल में इस्लाम के आगमन का योगदान ज्यादा मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो भक्ति काव्य है उसका 12 आना वैसा ही होता अगर इस्लाम नहीं आया। 4 आना वो मानते हैं कि इस्लाम के आने से फर्क पड़ा। तो ये दृष्टि का जो फर्क है वो इतिहास लेखन को पूरा बदल देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर और अन्य संत कवियों को उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरी परंपरा की खोज की, और वो थी संत काव्य परंपरा। उसमें कबीर, सिद्धनाथ, वैष्णव भक्ति सब पर आकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी दोनों ही एक बिंदु पर मिल जाते हैं कि जनता का साहित्य, जनता की चित्तवृत्ति का साहित्य और अपनी परंपरा। तो जो अपनी परंपरा से जोड़कर साहित्य को देखने की कोशिश हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं तो वो दक्षिण की ओर जाते हैं, आलवार और नैनारों की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार वे हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को देखते हुए भक्ति काव्य की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, आदिकाल को नई दृष्टि से देखते हैं। किस तरह से आदिकाल में साहित्य बन रहा था, अपभ्रंश का, अवहट्ट का क्या योगदान था हिंदी साहित्य के आदिकाल में निर्माण में, क्या भूमिका थी, रासो साहित्य की क्या भूमिका थी, उसको बिल्कुल अलग ढंग से उन्होंने देखने की कोशिश की और पहचानने की कोशिश की कि उस समय की भाषा कौन थी, उस समय की प्रवृत्ति कौन थी। इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का एक इतिहास निकला 16 खंडों। इसमें विस्तार से इसमें चर्चा है, 16 खंडों में है, हर एक खंडों पर विचार से बहुत विस्तार से लिखा गया है, और इतिहास को समझने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए ये एक प्रमुख ग्रंथ। बहुत सारे लोगों ने लिखा, राम कुमार वर्मा ने लिखा, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा, भगीरथ मिश्र जी ने लिखा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं। लेकिन इस लेखन में जो एक नई दिशा दी, वो नई दिशा दी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी चिंतक थे, और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय हिंदी जाति की परिकल्पना की, और यह जाति का संबंध है नेशनैलिटी से। और उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करना शुरू किया और हिंदी भाषा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदी साहित्य है वो हिंदी भाषा है, वह भी जनता का साहित्य है, और हिंदी जन भाषा है, वो संस्कृत से निकली हुई भाषा नहीं। उन्होंने उन दोनों के बीच के व्याकरण और उन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित किया। उन्होंने निराला को महत्वपूर्ण कवि माना और निराला पर विस्तार से काम किया। इसी प्रकार डॉक्टर नामवर सिंह ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को, लेखन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे मूलतः आलोचक हैं, इतिहासकार नहीं हैं, और लेकिन उन्होंने अलग अलग जो ग्रंथ लिखे, जैसे छायावाद पर लिखा उन्होंने, नई कविता पर लिखा उन्होंने, और खासतौर पर उनकी एक छोटी सी पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगातार लिखा जा रहा है, अलग अलग दृष्टियों से लिखा जा रहा है,
और अलग अलग विधाओं का भी इतिहास लिखा जा रहा है। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय जी ने लिखा है। हिंदी कविताओं का, काव्य का विकास नंदकिशोर नवल ने लिखा है। इसी तरह हर विधाओं का इतिहास लगातार लिखा जा रहा है। आलोचना का इतिहास लिखा जा रहा है, नाटक का इतिहास लिखा जा रहा है और एक उपेक्षितों का इतिहास लिखा जा रहा है। स्त्रियों द्वारा लिखित साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। तो अब इतिहास की परिधि बढ़कर विमर्श के क्षेत्र में पहुंच गई है। अब थोड़े दिन में दलित साहित्य का भी इतिहास लिखा जाएगा। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके इतिहास की व्यापकता भी बढ़ती जा रही है। तो आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर नामवर सिंह तक जो इतिहास लेखन की परंपरा मिलती है, और उसमें हम ग्रियर्सन को भी जोड़ लें, तो इसमें इतिहास लेखन की परंपरा इतिहास दृष्टि के अनुसार बदलती चली गई। और आज हम इस स्थिति में हैं कि इतिहास को अलग अलग विधाओं के अनुरूप लिखा जा रहा है, अलग अलग विमर्शों का इतिहास लिखा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, समृद्ध हो चुका है, और अब केवल एक मुकम्मल इतिहास पढ़कर ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, के विकास को नहीं समझ सकते। लेकिन आज भी मैं अपने विद्यार्थियों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामविलास शर्मा को, नामवर सिंह को जरूर पढ़ें, ताकि हिंदी साहित्य के विकास को समझने में मदद मिले। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।